देखो, आपको बात करनी है पैथोफिजियोलॉजी के बारे में ऑफ प्रीक्लेम्सिया। पहले हम समझते हैं कि नॉर्मली वैस्कुलर रिमॉडलिंग क्या होता है। वैस्कुलर रिमॉडलिंग जो है, ये नॉर्मली प्रेजेंट होता है नॉर्मल प्रेगनेंसी के अंदर, और ये एक अच्छी चीज है, बच्चे के लिए भी माँ के लिए भी। ये वैस्कुलर रिमॉडलिंग होना ही चाहिए ताकि प्रेगनेंसी नॉर्मली मेंटेन हो सके। अगर ये वैस्कुलर रिमॉडलिंग absent होता है, तब जाके आपका प्रीक्लैम्सिया होता है। अब पहले हम समझते हैं कि ये वैस्कुलर रिमॉडलिंग होता क्या है। ये आपके पास टर्सरी विलस है, जिनके अंदर फंक्शनल ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, और ये फीटल ब्लड वेसल्स है, जिसके कारण आपको ये पता है कि ये जो विलस है, इसके अंदर जो ब्लड प्रेजेंट है, ये फीटल ब्लड है। ठीक है। ये जो स्पेस है, ये इंटरविलस स्पेस है, और इंटरविलस स्पेस के अंदर जो ब्लड प्रेजेंट होता है, वो मैटरनल ब्लड होता है, जो कि इन स्पाइरल आर्टरीज के थ्रू आता है। और ये स्पाइरल आर्टरीज कहां से आती है? फ्रॉम द डेसिडुआ। ओके, फ्रॉम दिस डेसिडुआ बेसालिस। हाँ जी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको यह पता होना चाहिए कि ये जो आपके सेल्स है जो लाइन कर रहे हैं इस विलस को, ये दो टाइप के सेल्स होते हैं। एक होते हैं साइटोट्रोफोब्लास्ट और एक होते हैं सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट। बाहर जो मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स दिख रहे हैं, ये आपके सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट, और अंदर जो ये मोनोन्यूक्लियर सेल्स दिख रहे हैं, ये आपके साइटोट्रोफोब्लास्ट। ठीक है। अब ये जो आपके साइटोट्रोफोब्लास्ट है, ये तो विलस के अंदर है ना, तो इनको बोलेंगे इंट्राविलस साइटोट्रोफोब्लास्ट। ऐसे ही कुछ साइटोट्रोफोब्लास्ट होता है जो कि एक्स्ट्रा विलस होता है, मतलब विलस के बाहर होता है। ये हो गए आपके एक्स्ट्रा विलस साइटोट्रोफोब्लास्ट। साइटोट्रोफोब्लास्ट क्यों कह रहे हैं इनको? क्योंकि ये भी मोनोन्यूक्लियर है, इसलिए इनको कहा गया एक्स्ट्राविलस साइटोट्रोफोब्लास्ट। अब ये एक्स्ट्राविलस साइटोट्रोफोब्लास्ट दो जगहों पे जा सकते हैं। एक ये जा सकते हैं स्पाइरल आर्टरी के अंदर, और या फिर ये एक जा सकते हैं इनटू दिस डिसिडुआ। अगर ये डिसिडुआ के अंदर जाते हैं तो इनको हम बोलेंगे इंटरस्टिशियल एक्स्ट्राविलस साइटोट्रोफोब्लास्ट। अगर ये स्पाइरल आर्टरी के अंदर जाते हैं तो उनको बोलेंगे हम एंडोवैस्कुलर एक्स्ट्राविलस साइटोट्रोफोब्लास्ट। ये जो एंडोवैस्कुलर एक्स्ट्राविलस साइटोट्रोफोब्लास्ट होता है, यही रिस्पॉन्सिबल होता है वैस्कुलर रिमॉडलिंग के लिए। वैस्कुलर रिमॉडलिंग के अंदर एक्चुअल में हो क्या रहा है? ये जो आपकी अनरिमॉडल्ड स्पाइरल आर्टरी थी, मतलब बहुत कॉइल्ड स्पाइरल आर्टरी थी, इसको परमानेंटली वेजोडाइलेट करना है। यही चीज होती है आपकी परमानेंटली वेजोडाइलेट करना, यही चीज होती है आपके बेसिकली वैस्कुलर रिमॉडलिंग के अंदर। और ये करता कौन है? आपके एंडोवैस्कुलर साइटोट्रोफोब्लास्ट ये काम करता है। वो अंदर जाते हैं आपके स्पाइरल आर्टरी के, और इसको परमानेंटली वेजोडाइलेट कर देते हैं, परमानेंटली वेजोडाइलेट कर देते हैं। तो वैस्कुलर रिमॉडलिंग इज डन बाय द एंडोवैस्कुलर एक्स्ट्राविलस साइटोट्रोफोब्लास्ट, जो कि अराइज करते हैं फ्रॉम द टर्शरी विलस। टर्शरी विलस मतलब ऐसा विलस, ऐसा कोरियोनिक विला, ऐसा प्लेसेंटल विला जिसके अंदर फंक्शनल ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है। ये जो वैस्कुलर रिमॉडलिंग है, ये एक इम्यून मेडिएटेड कंसेप्ट है। इम्यून मेडिएटेड होता है एंड इट इज कंट्रोल्ड बाय डिसिडुअल एनके सेल्स, जो कि दो फेजेस में होता है। दो फेजेस कैसे होती है? पहला जो अर्ली फेज होता है, इट इज कंप्लीटेड बाय 12 वीक्स। जो दूसरा फेज होता है, इट इज कंप्लीटेड बाय 16 टू 20 वीक्स। अगर ये वैस्कुलर रिमॉडलिंग absent होती है, तो जो ब्लड फ्लो है टू दी प्लेसेंटा, वो कम हो जाएगा। ब्लड फ्लो अगर प्लेसेंटा को कम हो जाता है, इट विल रिजल्ट इनटू यूटेरो प्लेसेंटल इनसफिशियंसी। और यूटेरो प्लेसेंटल इनसफिशियंसी तीन तरीके से मैनिफेस्ट कर सकता है: प्रीक्लैम्सिया, आईयूजीआर एंड प्लेसेंटा अक्रीटा सिंड्रोम। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। अब यही होता है आपके बेसिकली इन द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ प्रीक्लैम्सिया। क्या होता है कि वैस्कुलर रिमॉडलिंग absent होती है। अगर वैस्कुलर रिमॉडलिंग absent रहेगी तो प्लेसेंटा को ब्लड कम पहुंचेगा। जब प्लेसेंटा को ब्लड कम पहुंचेगा, देयर विल बी रिड्यूस प्लेसेंटल परफ्यूजन, तो प्लेसेंटल इस्केमिया होगा। अगर प्लेसेंटल इस्केमिया होता है प्रीक्लैम्सिया के अंदर, तो फिर जो प्लेसेंटा है वो छोटा दिखेगा, साथ में प्लेसेंटा पेल दिखेगा। अब होता क्या है ना कि जब भी प्लेसेंटल इस्केमिया होता है प्रीक्लैम्सिया के अंदर, तो कुछ मीडिएटर्स का रिलीज होता है और कुछ मीडिएटर्स के नंबर कम होते हैं। जो मीडिएटर्स बढ़ते हैं वो दो होते हैं, SFLT1 और SENG। इन दोनों मीडिएटर्स का नंबर जो है वो बढ़ जाता है, और ये एंटी एंजियोजेनिक होते हैं, मतलब ब्लड वेसल्स के अगेंस्ट काम करने वाले होते हैं। और दो मीडिएटर्स जिनका नंबर डिक्रीज कर जाता है, वो एंजियोजेनिक होता है, जैसे कि PIGF एंड VEGF। इन दोनों का नंबर जो है वो कम हो जाता है। और ये दोनों क्या थे? एंजियोजेनिक थे, मतलब ब्लड वेसल्स के लिए काम करने वाले थे, और इनका नंबर घट गया। तो इससे क्या होती है ना, वैस्कुलर एंडोथेलियल इंजुरी होती है। क्या बताया हमने? एब्सेंट रिमॉडलिंग, जिसके कारण प्लेसेंटल इस्केमिया हो। प्लेसेंटल इस्केमिया के कारण जो कुछ दो एंटी एंजियोजेनिक फैक्टर्स थे, SFLT1 और SENG, उनका नंबर बढ़ गया। और जो एंजियोजेनिक फैक्टर्स थे, जैसे कि PIGF और VEGF, उनका नंबर घट गया, रिजल्टिंग इनटू वैस्कुलर एंडोथेलियल इंजुरी। जब भी वैस्कुलर एंडोथेलियल इंजुरी होती है, तो जो ब्लड वेसल है वो लीक करेगी। ब्लड वेसल लीक करेगी तो तीन चीजें होगी। पहली चीज क्या होगी कि जो फ्लूइड है ये एक्स्ट्रा वेस्कुलर कंपार्टमेंट में मूव कर रहा है। जब फ्लूइड एक्स्ट्रा वेस्कुलर कंपार्टमेंट में मूव करेगा, तो इट विल रिजल्ट इनटू एडिमा। और याद रखें, एडिमा इज नॉट द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। ओके, फ्लूइड जो है एक्स्ट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट में जाता है और रिजल्टिंग इनटू एडिमा, लेकिन एडिमा क्या है? वो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि नॉर्मली प्रेगनेंसी के अंदर एडिमा हो सकता है। दूसरी चीज क्या होती है कि अगर इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट से ब्लड एक्स्ट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट में जा रहा है, तो जो ब्लड बच जाता है इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट के अंदर, उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो गया ना, तो इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। इसको कंपनसेट करने के लिए आपका जो किडनी है ये क्या करता है? अप रेगुलेट करता है रास को। जब किडनी अप रेगुलेट करेगा रास को, तो बीपी बढ़ जाएगा। इसलिए इंक्रीज बीपी इज द फर्स्ट साइन ऑफ द प्रीक्लैम्सिया। इंक्रीज बीपी इज द फर्स्ट साइन ऑफ द प्रीक्लैम्सिया। और जो
किडनी है ये फर्स्ट ऑर्गन है जो कि अफेक्ट होता है किसके अंदर, प्री क्लैम्सिया के अंदर। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। अब जो इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम कम हो चुका है तो इसमें जो फ्लूइड है उसका लॉस हो चुका है, तो इसके अंदर जो बचे हुए सेल्स है वो आपको कैसे दिखेगा, पेरिफेरल स्मीयर पर हीमो कंसंट्रेशन आपको देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, हीमो कंसंट्रेशन देखने को मिलेगा। और चौथी एंड लास्ट चीज जो आपको इसके अंदर देखने को मिलती है ड्यू टू वेस्कुलर एंडोथेलियल इंजरी, वो है प्लेटलेट का नंबर डिक्रीज होता है। क्यों, क्योंकि देखिए जहां पर भी लीक हुआ था वहां पर प्लेटलेट एग्रीगेशन हो जाएगा ताकि उस पॉइंट को हम क्या कर सके, प्लग कर सके। इसीलिए जो ब्लड फ्लो के अंदर प्लेटलेट्स है उनका नंबर कम हो जाएगा, रिजल्टिंग इनटू डिक्रीज प्लेटलेट लेवल्स। तो ये होता है एक्चुअल में पैथोफिजियोलॉजी। तो यहां पर आपने क्या देखा, हीमो कंसंट्रेशन मतलब स्टेसिस हो रहा था ब्लड का, प्लेटलेट अग्रीगेशन हो रहा था एट द पॉइंट्स जहां पर बेसिकली लीक हुआ था, एंड एंडोथेलियल इंजरी तो हुई थी। तो ये क्या आपको वर्चो स्ट्राइड के बारे में बता नहीं रहा, तो दिस वर्चो स्ट्राइड, दिस वेस्कुलर endothelial injury, platelet aggression and stasis will actually result into end organ damage. end organ damage मतलब कैसे, मान लीजिए ये ब्लड वेसल जो था वो किडनी को सप्लाई कर रहा था, तो यहां पर एट द एंड क्या बन जाएगा, एक क्लॉट बन जाएगा, रिजल्टिंग इनटू द एंड ऑर्गन डैमेज, किडनी को उतना ब्लड नहीं पहुंच पाएगा। तो ये होता है आपका एंड ऑर्गन डैमेज भी जो है, ये एंड ऑर्गन डैमेज कुछ इस तरीके से होता है इन प्रीक्लैम्सिया विद सीवियर फीचर्स। ठीक है, अब क्लासिकल हिस्टोपैथ की फाइंडिंग क्या होती है इन द किडनी इन प्रीक्लैम्सिया, तो वो होता है ग्लोमेरुलर एंडोथेलियोसिस। फिर मैंने बताया कि कौन से फैक्टर्स का नंबर इंक्रीज करता है, एसएफएलटी1 और एसईएनजी, इन दोनों के लेवल्स इंक्रीज हो जाते हैं, ये दोनों एंटी एंजियोजेनिक थे। और दो लेवल्स जिनके कम हो जाते हैं वो थे पीएलजीएफ और वीईजीएफ, दोनों के लेवल्स डिक्रीज हो जाते हैं क्योंकि ये एंजियोजेनिक थे। फिर हम बात करते हैं कि जो आपका नाइट्रिक ऑक्साइड होता है इसके लेवल्स डिक्रीज कर जाता है, क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है आपका, वेजोडाइलेटर है, तो ये अगर बढ़ेगा तो अच्छी चीज होगी प्रेगनेंसी में, लेकिन प्रीक्लैम्सिया तो बुरी चीज है ना, तो इसीलिए एनओ के लेवल्स डिक्रीज कर जाते हैं। पीजीआई2 बाय थ्रोम्बोक्सिन के लेवल जो होते हैं वो भी डिक्रीज कर जाता है, क्योंकि थ्रोम्बोक्सिन ए2 के लेवल जो है वो नॉर्मली इंक्रीज कर जाता है, इसलिए इनका रेशियो जो है वो डिक्रीज कर जाता है, और रास जो है वो अपरेगुलेट हो जाता है, रिजल्टिंग इनटू इंक्रीज बीपी, जो कि पहली साइन होती है प्रीक्लैम्सिया की। फिर हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स और हाई रिस्क फैक्टर्स के बारे में, दोनों को अलग अलग से पढ़ना है। सबसे पहले बात करते हैं हाई रिस्क फैक्टर्स के बारे में। हाई रिस्क फैक्टर्स जो है पहला है वो है आपका नोन केस ऑफ क्रॉनिक हाइपरटेंशन, नोन केस ऑफ क्रॉनिक हाइपरटेंशन एंड नोन केस ऑफ रीनल डिसीज, ये दोनों हाई रिस्क फैक्टर्स के अंदर आते हैं। फिर ऑटो इम्यून डिसीज, क्योंकि आपका वेस्कुलर रिमॉडलिंग एक इम्यून मेडिएटेड सिस्टम था, तो इसीलिए जो आपका ऑटो इम्यून डिसीज होता है जैसे कि आप्ला सिंड्रोम, एसएलई, ये भी हाई रिस्क फैक्टर के अंदर आ जाता है। फिर डायबिटीज मेलाइटिस विद वेस्कुलोपैथी, हिस्ट्री ऑफ प्रीक्लैम्सिया एंड प्रीवियस प्रेगनेंसी एंड मल्टीफिटल प्रेगनेंसी, ये तीनों चीज भी आपके हाई रिस्क फैक्टर्स के अंदर ही आ जाती है। मल्टीफिटल प्रेगनेंसी कैसे, क्योंकि अगर मल्टीफिटल प्रेगनेंसी होगा तो दो बच्चे होंगे तो मतलब ट्वाइस दी पैटर्नल जेनेटिक मटेरियल रहेगा, जितना ज्यादा पैटर्नल जेनेटिक मटेरियल रहेगा उतना ज्यादा चांस होता है कि प्रीक्लैम्सिया होगा, इसीलिए ये हाई रिस्क फैक्टर्स के अंदर आता है। और ये दोनों को तो आप याद रखो, डायबिटीज मेलाइटिस विद वेस्कुलोपैथी एंड हिस्ट्री ऑफ प्रीक्लैम्सिया विद प्रीवियस प्रेगनेंसी। फिर हम बात करते हैं कि नॉर्मल रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। नॉर्मल रिस्क फैक्टर्स में पहले बात है प्राइमरी ग्रेविटा, ये माना जाता है कि प्रीक्लैम्सिया इज द डिसीज ऑफ प्राइमरी ग्रेविटा, तो आप याद रखिए प्राइमरी ग्रेविटा इज द रिस्क फैक्टर ऑफ दी प्रीक्लैम्सिया। दूसरा कंप्लीट मोलर प्रेगनेंसी, कंप्लीट मोलर प्रेगनेंसी के अंदर सिर्फ और सिर्फ पैटर्नल जेनेटिक मटेरियल होता है, मैंने बताया जितना ज्यादा पैटर्नल जेनेटिक मटेरियल उतना ज्यादा रिस्क ऑफ प्रीक्लैम्सिया, इसलिए कंप्लीट मोलर प्रेगनेंसी के अंदर तो होता ही है। फिर हम बात करते हैं फैमिली हिस्ट्री एंड एक्सट्रीम्स ऑफ एज, इन दोनों के अंदर भी आपको जो है प्रीक्लैम्सिया देखने को मिलेगा। एक्सट्रीम्स ऑफ एज में लेस देन 18 ईयर्स, मोर देन 40 ईयर्स, आपका जो इम्यून मेडिएटेड सिस्टम होता है वो ऑल्टर हो जाता है, जिसके कारण प्रीक्लैम्सिया देखने को मिल सकता है। और आईवीएफ के अंदर रिस्क फैक्टर कैसा है, क्योंकि आईवीएफ जो है ये खुद कोई फीमेल अगर इनफर्टाइल है तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स इसके अंदर हो सकते हैं व्हिच कैन लीड टू प्रीक्लैम्सिया एंड ओबेसिटी, ये भी एक रिस्क फैक्टर होता है फॉर द प्रीक्लैम्सिया। अब हमने ये दोनों रिस्क फैक्टर्स को अलग अलग से क्यों पढ़ा, क्योंकि जो हाई रिस्क फैक्टर्स होता है ये जो हमने 6 पढ़े, ये इंडिकेशन होता है टू स्टार्ट द फीमेल ऑन प्रिवेंटिव थेरेपी फॉर द प्रीक्लैम्सिया, मतलब हम प्रिवेंशन शुरू कर सकते हैं इनके अंदर फॉर प्रीक्लैम्सिया। क्या करते हैं हम इसके अंदर, एक ही चीज करते हैं, दैट इज लो डोज एस्पिरिन को यूज करते हैं। अब लो डोज एस्पिरिन का मतलब क्या है कि अप टू 150 मिलीग्राम हम जो है यूज कर सकते हैं, 75 मिलीग्राम से शुरू करके 150 मिलीग्राम तक यूज कर सकते हैं। और कब स्टार्ट करना है इसको, आफ्टर 12 वीक स्टार्ट करना है एंड कंटिन्यू करना है थ्रू आउट दी प्रेगनेंसी, स्टार्ट करना है आफ्टर 12 वीक्स, कंटिन्यू करना है थ्रू आउट दी प्रेगनेंसी। तो ये एक चीज आप कर लो, सफिशिएंट है। दूसरा कैल्शियम सप्लीमेंटेशन में भी हेल्पफुल, लेकिन याद रखिए कैल्शियम सप्लीमेंटेशन के हमने में लगाया हुआ है, में भी हेल्पफुल, हमेशा हेल्पफुल होगा ऐसा जरूरी नहीं है, कैल्शियम सप्लीमेंटेशन में भी हेल्पफुल। ये जरूर हेल्पफुल तब होता है जब
फीमेल को कैल्शियम डेफिशिएंसी थी प्री प्रेग्नेंट स्टेज के अंदर, अगर प्री प्रेग्नेंट स्टेज के अंदर ऑलरेडी फीमेल को कैल्शियम डेफिशिएंसी थी तो फिर तो कैल्शियम सप्लीमेंटेशन हमेशा हेल्पफुल होगा। बाकी नॉर्मल केसेस में इट मे बी हेल्पफुल, हमें एग्जैक्टली पता नहीं है। बाकी नॉर्मल जो हम चीजें, अगर किसी पर्सन को नॉर्मल वो प्रेग्नेंट नहीं है, अगर उसको हाइपरटेंशन होता है तो जो चीजें हम सजेस्ट करते हैं जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट्स लो, विटामिन सी लो, विटामिन ई लो, ओमेगा फैटी एसिड लो, सॉल्ट रेस्ट्रिक्ट करो, वो सारी चीजें नॉर्मल जो हम एडवाइस करते हैं वो कुछ काम की नहीं होती इन प्रिवेंशन ऑफ दी प्रीक्लैम्सिया, क्योंकि प्रीक्लैम्सिया ये एक इम्यून मेडिएटेड कंसेप्ट है, ना कि कोई आपका नॉर्मल हाइपरटेंशन जैसा। इसलिए हम जो है इन चीजों का कोई फायदा नहीं होता इन प्रिवेंशन ऑफ द प्रीक्लैम्सिया। अब लास्ट में हम बात करते हैं प्रेडिक्शन ऑफ प्रीक्लैम्सिया। अब प्रीक्लैम्सिया का प्रेडिक्शन क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर नहीं किया जाता, रिसर्च वर्क के लिए जरूर किया जाता है। क्या करते हैं, डॉपलर करते हैं यूटेरिन आर्टरीज का। अब ये डॉपलर हम अर्ली फेज में भी कर सकते हैं, लेट फेज में भी कर सकते हैं, इसलिए इसके दो टाइप्स है। अर्ली टाइम में अगर किया 11 से 13 वीक्स के अंदर तो उसको अर्ली डॉपलर बोलेंगे, लेटर किया तो 22 से 20 टू 24 वीक्स के अंदर तो उसको बोलेंगे लेट डॉपलर फॉर द यूटेरिन आर्टरीज। आपको दोनों के अंदर एक चीज कॉमन देखने को मिलेगी, दैट इज रेजिस्टिव इंडेक्स एंड पल्सेटाइल इंडेक्स आपको बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। दोनों के अंदर रेजिस्टिव इंडेक्स और पल्सेटाइल इंडेक्स आपको किसमें देखने को मिलेगा, बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। मतलब जो ब्लड फ्लो है वो टर्बुलेंट है। ब्लड फ्लो क्या है, टर्बुलेंट है, क्योंकि वैस्कुलर रिमॉडलिंग नहीं हुई, वैस्कुलर रिमॉडलिंग वाज एब्सेंट, इसलिए ये दोनों जो आपके रेजिस्टिव इंडेक्स और पल्सेटाइल इंडेक्स होते हैं दोनों बड़े होते हैं। एंड लेटर लेटर वाला जो डॉपलर है 22 से 24 वीक्स के बीच में जो आप करते हो, उसमें आपको एक और चीज एक्स्ट्रा के देखने को मिलेगी, दैट इज नॉचिंग। और नॉचिंग भी यही कहता है कि जो ब्लड फ्लो है वो टर्बुलेंट है। जो अर्ली वाला डॉपलर है 11 टू 13 वीक्स के अंदर जो आप करते हो, इट हेल्प्स टू प्रेडिक्ट अर्ली ऑनसेट प्रीक्लैम्सिया। नॉर्मली जो आपका प्रीक्लैम्सिया है ये 34 हफ्ते के बाद इसका ऑनसेट होता है, लेकिन अर्ली वाला जो होता है आपका डॉपलर ये प्रेडिक्ट कर लेता है अर्ली ऑनसेट प्रीक्लैम्सिया, जो कि 34 वीक से पहले आता है। ठीक है, दूसरे प्रोडिक्टर जो हम यूज कर सकते हैं वो है ब्लड लेवल्स। एसएफएलटी और एसईएनजी के लेवल्स बढ़ जाते हैं और वीजीएफ एंड पीएलजीएफ के लेवल्स डिक्रीज कर जाते हैं। अब अगले लेक्चर के अंदर मैनेजमेंट ऑफ प्रीक्लैम्सिया को देखेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।